हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्कोनिकोफ नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोफ नियम के बारे में। एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहाँ लागू होता है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। देखो, जब भी अभिक्रिया यानी हम बात करें किसी असम्मित एल्कीन पर HX के योग की, तो असम्मित एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक असम्मित एल्कीन है क्योंकि द्विबंध के दोनों तरफ जुड़ने वाले दो समूह क्या हैं, असमान है। इस पर HX का योग करवाएं, तो HX का योग करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलना चाहिए CH3 CHX CH3। ये प्रोडक्ट मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इस अभिक्रिया को किसी परोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, जैसे ROOR, किसी परोक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, जो दोनों तरफ क्या होगा, समान होगा। तो किसी परोक्साइड की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाएंगे तो प्रोडक्ट कभी भी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट मिलता है वो। तो देखो, मुक्त मूलक अभिक्रिया में कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो 2 डिग्री और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ जो X जुड़ेगा वो टर्मिनल कार्बन पर जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2X, ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। यदि अभिक्रिया हम परोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। इस नियम को एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। अब देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, HX में से कौन सा हैलो अम्ल जो है वो परोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग उत्पाद देता है, तो वो एक ही है। वो कौन सा है, HBr के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि F जो हम लेते हैं HF या HI, इनके साथ ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। HI की कंडीशन में I2 बन जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है, HF के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, टूटता नहीं है बॉन्ड HF का, इस वजह से। लेकिन HBr के साथ में यदि हम लेते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये एंटी मार्कोनिकोफ नियम था अपना, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। इसमें फिर से देख लो कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाते हैं परोक्साइड की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है और उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है, इसे ही एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास, ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि किसी एल्कोहल से हैलो व्युत्पन्न कैसे बनाएं। यानी अब तक पढ़ रहे थे हम हाइड्रोकार्बन से, एल्केन से, एल्कीन से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करें। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है डार्जन अभिक्रिया बहुत। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो, डार्जन अभिक्रिया को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है कि टार्जन देखा होगा, जंगल में होता है, मूवी में तो देखा है ना सबने। तो टार्जन एल्कोहल पीकर्स होता है, एक छोटी सी ट्रिक है, टार्जन एल्कोहल पीकर होता है, जंगल में अल्कोहल पीकस होता है टार्जन। तो टार्जन से है डार्जन अभिक्रिया, अल्कोहल एज ए रिएक्टेंट होता है, पीकर से है पिरीडीन की उपस्थिति में, सोता है, सो से SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, यानी जब हम
डार्जन अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अल्कोहल रिएक्टेंट के रूप में, साथ में SOCl2 और किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन। ये अपने पास एक छोटी सी ट्रिक हो जाती है। जैसे इसके लिए क्या लिखेंगे, रिएक्शन अल्कोहल ROH प्लस SOCl2 के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। प्रीडीन को सब जानते हो, प्रीडीन यही होता है। अब देखो प्रीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की और अल्कोहल से, तो क्या प्राप्त होता है, तो देखो SRCl प्लस SO2 प्लस HCl, हमें प्राप्त होता है HCl। SO2 एज ए गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। RCl एल्किल क्लोराइड अपना प्रमुख क्या है, उत्पाद है। और HCl जो प्राप्त हुआ है उस HCl को अभिक्रिया में ली जाने वाली प्रीडीन अवशोषित कर लेती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, क्योंकि बनने वाला SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl को प्रीडीन अवशोषित कर लेगी, तो और क्या बच गया अपने पास, केवल एल्किल क्लोराइड। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस रिएक्शन में हमें ये याद रखना है कि इस अभिक्रिया में केवल और केवल एक ही उत्पाद हमें प्राप्त होगा शुद्ध रूप में, क्योंकि बाकी दो उत्पाद तो अलग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें अल्कोहल से अभिक्रिया, पहली हो गई डार्जन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अल्कोहल, सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल की HX अम्लों से अभिक्रिया। अल्कोहल की HX अम्लों से अभिक्रिया। अब अल्कोहल सबको पता है ROH है, HX अम्ल है HX अम्ल, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखो अब इस अभिक्रिया में हम यहाँ पर एज ए रिएजेंट क्या लेंगे, कोई भी ऐसा रिएजेंट जो जल को अवशोषित करे, जल को बाहर निकाले, जैसे निर्जल ZnCl2, या फिर इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, Al2O3 ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं। ये सब क्या है, एक निर्जली कारक के रूप में काम में आते हैं, जल को बाहर निकालते हैं। तो इनकी उपस्थिति में, इन किसी भी एक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाएं अल्कोहल और HX अम्लों की, तो यहां से क्या होगा, H2O का अणु बाहर निकल जाएगा, H2O का अणु बाहर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा, R और X, यानी RX एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होगा। एल्किल हैलाइड और H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन थी HX अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में कौन से रिएक्टेंट का क्या ऑर्डर है, अभिक्रिया में कौन सा किस वेग से अभिक्रिया करेगा, तो RX में से यहां पर H बाहर निकल गया, क्या बच गया, माइनस, और माइनस में HA क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही के रूप में क्या करता है, R प्लस कार्बोकैटायन पर जाकर जुड़ता है, सबको पता है। तो नाभिक स्नेही में किस हैलोजन का स्थायित्व अधिक होता है, I माइनस का, Br माइनस, Cl माइनस या F माइनस, कौन से का नाभिक स्नेही के लिए अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा हैलाइड आयन नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए अधिक क्रियाशील होगा, तो नाभिक स्नेही के लिए वो अधिक क्रियाशील होगा जो कम क्षारीय हो, यानी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता जिसमें हो। होल्ड करने की क्षमता किसमें होगी, माइनस का अर्थ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, समान इलेक्ट्रॉन है, तो होल्ड करने की क्षमता उसमें होगी जिसका आकार क्या हो, अधिक हो, और आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। आयोडीन का आकार इनमें सबसे अधिक है, तो आयोडीन माइनस जो है वो एक अच्छा नाभिक स्नेही या एक दुर्बल क्षार होता है। तो नाभिक स्नेही कौन है, आयोडीन।
ये इनका नाभिक स्निग्धता का क्रम हो गया। तो इसी क्रम के आधार पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा क्या, HI का वेग सबसे अधिक, HBr का वेग उससे कम, HCl का वेग उससे कम और HF का सबसे कम होता है इस अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट है इसी में दूसरा ऑर्डर एल्कोहल के लिए देखें। तो एल्कोहल में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो एल्कोहल में कार्बोकैटायन का स्थायित्व किस आधार पर बढ़ता है, कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर, क्योंकि +R+I प्रभाव जो है वो बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो R का जो है साइज यदि R का बढ़ता है तो क्या होगा, साइज यदि बढ़ता है R का तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन है सेकंड, एल्कोहल के HX अम्ल से अभिक्रिया। नेक्स्ट है फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया में देखो, किसी एल्कोहल ROH की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाते हैं, जैसे PCl3 से। अब PCl3 वाली अभिक्रिया में क्या करेंगे, तीन अणु लेंगे, 3 ROH एल्कोहल के और 3 PCl3 के। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा RCl के 3 अणु, प्लस में क्या बच गया H3PO3। तो इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा। और दूसरा क्या है, इसी में दूसरा किसी PCl5 से रिएक्शन करवा दो एल्कोहल के लिए, तो ROH PCl5 प्लस PCl5। अब देखो ROH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, RCl मिलेगा, HCl और क्या बच गया POCl3। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यानी जब किसी फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ये तीनों रिएक्शन हो गई एल्कोहल से। उसके बाद पढ़ेंगे हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर में क्या होगा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को लिया जाता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सिल्वर लवण लेंगे तो सिल्वर लवण में क्या होगा, माइनस और Ag प्लस, ये हो गया सिल्वर लवण। तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में करवा दें, Br2 से करवानी है और उपस्थिति ले लें CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक तो CO2 गैस बाहर निकालनी है और क्या करना है, AgBr को बाहर निकालना है और फिर RBr हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो। तो क्या क्या प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड प्लस CO2 गैस के रूप में प्लस AgBr का क्या होगा, एक अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा एल्किल ब्रोमाइड। तो ये नेम रिएक्शन है, इसको सीधा याद रखना पड़ेगा नेम रिएक्शन के लिए कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाने पर हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपने पास हुन्स-डीकर के बाद में प्राथमिक एमीन के द्वारा, प्राथमिक एमीन के द्वारा अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन के द्वारा अभिक्रिया, तो प्राथमिक एमीन क्या होती है, RNH2, ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, यानी वह एमीन जिसमें NH2 समूह क्या है, किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको प्राथमिक एमीन बोल देते हैं। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम टिल्डन अभिकर्मक से करवाते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। अब टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है, NO
Cl, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। चिल्ड्रन अभिक्रम को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्राथमिक एमीन से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो RNH, इस तरीके से इसको लिख लें, ClN डबल बॉन्ड O। तो जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हैं तो H2O का अणु बाहर निकलता है, साथ में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और एक N2 गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो प्रोडक्ट क्या होंगे? एल्किल क्लोराइड, ये हमारा मेन उत्पाद होगा, साथ में N2 जो है वो गैस के रूप में निकलेगी और H2O जो है वो अन्य उत्पाद मिलेगा। तो अपनी अभिक्रिया थी प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया जब करवाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड की तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको देख ले अच्छे से, प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट है अपने पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसको एक को बोलते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, दूसरी है सोर्स अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन और सोर्स अभिक्रिया, ये दोनों के लिए कैटेगरी होती है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा। तो हैलोजन विनिमय के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे? तो हैलोजन विनिमय के लिए दो रिएक्शन है अपने पास। एक तो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, एक है सोर्स अभिक्रिया। सोर्स अभिक्रिया जनवरी में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्पल जो पेपर था एग्जाम उसमें आई थी। अब देखो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में इसमें क्या अंतर है, क्या कैसे होती है दोनों? तो हैलोजन विनिमय के द्वारा होंगी। हैलोजन विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज होना हैलोजन का, एक हैलोजन हटना दूसरा आना। तो जैसे किसी एल्किल ब्रोमाइड या किसी एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं। किसी एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या किसी एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या होगा? NaBr NaCl बाहर निकलेगा और क्या प्राप्त होगा? Ri यानी एल्किल आयोडाइड हमें एज ए मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये तो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, जिसमें हम क्लोराइड और ब्रोमाइड से प्रतिस्थापन द्वारा क्या बनाते हैं? एल्किल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है सोर्स अभिक्रिया। सोर्स अभिक्रिया में क्या करते हैं? किसी धात्विक आयोडाइड एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया हम धात्विक फ्लोराइड AgF से करवाते हैं। धात्विक फ्लोराइड से करवाते हैं और धात्विक फ्लोराइड से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्वर आयोडाइड और RF एल्किल फ्लोराइड। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। हैलोजन विनिमय हुआ है, आयोडीन निकला, उसकी जगह कौन आया है? फ्लोरीन। तो RF प्लस AgI। ये अभिक्रिया पहले भी पूछी हुई है, फर्स्ट ग्रेड में भी आई हुई है अभिक्रिया। Ri प्लस AgF कौन सी अभिक्रिया है? तो ये सोर्स अभिक्रिया। सोर्स अभिक्रिया में धात्विक फ्लोराइड की अभिक्रिया किसी एल्किल आयोडाइड से करवाई जाती है और हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये अपनी बनाने की विधि थी जो लगभग संपन्न हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। देख लो इनको अच्छे से एक बार। नेक्स्ट है हेलो एल्केन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं?
तो हेलो एल्केन के भौतिक गुण देखो, पहला है फर्स्ट, हेलो एल्केन के भौतिक गुण में ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन में भी एक एक्सेप्शन केस है कि यदि हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड इन दोनों को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखें, तो इनका रंग जो है वो रंगहीन के बजाय पीला हो जाता है, पीला रंग हमें प्राप्त होता है, यानी ये पीले पड़ जाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा भौतिक गुण है वो ये है कि इनमें जो निम्नतम सदस्य होते हैं कार्बन 1 से कार्बन 2 वाले, वो तो होते हैं गैस। उसके बाद बात करें कार्बन 3 से कार्बन 17 वाले, वो होते हैं द्रव। और यदि कार्बन 17 से ऊपर 18 या 18 से ऊपर की बात करें तो वो ठोस पदार्थ होते हैं। तो यानी ये तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। निम्न से और उच्च वर्ग की ओर चलेंगे तो अणुओं का संगठन जो होता है वो जटिल होता जाता है। तो नेक्स्ट है इसी में थर्ड गुण इसका क्या है? तीसरा भौतिक गुण है विलयशीलता। तो विलयशीलता की बात करें तो ये जल में अविलयशील होते हैं, जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जल में अविलय, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये तीन गुण अच्छे से देख लो। रंगहीन होते हैं, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड को सूर्य के प्रकाश में रखें तो कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। और कार्बन 1 से 2 वाले गैस, 3 से 17 वाले द्रव होते हैं, 18 से ऊपर वाले कौन से होते हैं? ठोस। जल में अविलय, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक के लिए देखो, क्वथनांक इनका, तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो है वो अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू होता है अणुभार। क्वथनांक प्रोपोर्शनल टू अणुभार, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे हम किसी एल्किल हैलाइड की बात करें जैसे CH3, इस एल्किल समूह को तो फिक्स रखें और हैलोजन को चेंज करें, CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, तो इनमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो CH3 समूह तो क्या है? फिक्स है। उसके बाद हम किसका अणुभार देखें? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और क्लोरीन का तो ज्यादा अणुभार किसका है? आयोडीन का, तो ज्यादा क्वथनांक भी किनका होगा? आयोडीन का। तो ये क्रम हो जाएगा क्वथनांक के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट है यदि हम बात करें किसी कार्बन श्रृंखला की, तो कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी एक कार्बनिक श्रृंखला की के अलग अलग समावयवी एल्किल हैलाइड्स में उपस्थित हो, तो अलग अलग समावयवी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या देंगे? तो अलग अलग समावयवी के लिए एक तो श्रृंखला वाले होते हैं, एक तो शाखित होते हैं, एक अशाखित होते हैं। तो शाखित और अशाखित में क्या अंतर है? देखो CH3Br, इसके अलावा CH3C, CH3CH2Br। नेक्स्ट है CH3CH2CH2CH2Br, यानी ये सीधी श्रृंखला है, बाकी इनमें शाखित हैं। तो अधिक शाखित श्रृंखला जो है, अधिक शाखित श्रृंखला जो है उसका पृष्ठ एरिया, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है, और कम शाखित का अधिक होता है। कम शाखित श्रृंखला का पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण उसका वैन डर वाल फोर्स जो अणुओं के बीच लगता है, सतह के बीच जो लगता है, उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण क्या होगा? अशाखित श्रृंखला का बॉइलिंग पॉइंट शाखित की तुलना में अधिक होता
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसके बाद इससे ज्यादा, ये इसका सबसे ज्यादा होगा। तो ये अपना किसी समावयवी के लिए ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्वथनांक का क्रम भी हो गया। भौतिक गुणों में क्या क्या पढ़ लिया हमने? पहला पढ़ा, एक तो विलेयता पढ़ ली, उसके अलावा अवस्था पढ़ ली, इनकी कौन कौन सी अवस्था होती है। उसके अलावा पढ़ चुके हैं कि इनका रंग कैसा होता है, इनका क्वथनांक कैसा होता है, क्वथनांक का ऑर्डर भी हमने पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद हम क्लास में, आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो, इनको रिवाइज करो, क्योंकि अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो फिर पीछे वाला छूट ना जाए, इसलिए इसको आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है।